हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बेस्ट आइज पर स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि दोस्तों आज 5 जनवरी 2024 है और आज GS2 69 BPSC मेंस का GS2 का पेपर था। दोस्तों, इस पेपर संपन्न हो चुका है। तो देखिए, मैं पेपर के साथ आ चुका हूं। देखिए, इसमें जनरल स्टडीज़ पेपर 2 था। इसमें 3 सेक्शन होता है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, जिसमें खंड 1 में पॉलिटी होता है दोस्तों, खंड 2 में जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स होता है एंड खंड 3 में साइंस टेक होता है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ये पेपर GS1 की तुलना में थोड़ा सा लेंदी रहता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 5 × 3 यानी 15 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लिखना रहता है और बाकी दोस्तों 2 2 4 1 5 लॉन्ग लिखना रहता है इसमें। तो थोड़ा सा इसमें टाइम का इशू रहता है, लेकिन मैंने जो है सब कुछ लिख दिया है जितना भी आता था। टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छे से किया है ताकि सारा कोई प्रश्न छूटा नहीं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए आप ये यहाँ पर देखिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर पहले से बिस्टी IAS परिवार के मेंबर हैं तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, इसमें वही लिखना था कि आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये कहाँ से आया है दोस्तों। आपको पता है कि ये भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका अपना दिमाग के उपज है दोस्तों। इसमें संविधान में कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का वर्णन नहीं है। और दोस्तों, ये जो केशवानंद भारती जो केस हुआ था 1973, उसी में ये बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट आया था, ताकि जो संसद है जो अपने बहुमत के आधार पर संसद का जो मूल कंसेप्ट है जो उसमें कुछ चेंज ना कर सके। दोस्तों, वही बात लिखना था दोस्तों, और कुछ एग्जाम्पल भी देना था बेसिक स्ट्रक्चर का। जैसे दोस्तों DPSP और फंडामेंटल राइट में जो समन्वय है वो होना चाहिए दोस्तों। फिर आपको जो पंथ निरपेक्ष जो आपको होता है, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट कंसेप्ट, ये सब दोस्तों यही वही बात दोस्तों लिखना था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जो देखिए दोस्तों, दूसरा जो था इज रिजर्वेशन। देखिए यहाँ पे दोस्तों, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जस्टिफाइड कमेंट, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, टिप्पणी कीजिए दोस्तों। मैंने इसमें स्टैंड लिया है कि बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। EWS जिस प्रकार दोस्तों BC OBC को और SC ST को आरक्षण प्राप्त है, उसी तरह दोस्तों EWS को भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि पता है दोस्तों हर वर्ग में, इवन सवर्ण में भी गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ापन है उनमें भी, तो EWS का आरक्षण जो है बहुत तर्कसंगत है। और दोस्तों को पता है कि 103वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था उसके द्वारा इसको लागू किया गया था 2019 में। तो दोस्तों मैंने इस स्टैंड लिया है कि पूरी तरह जस्टिफाइड है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर तीसरा जो था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों अमेंडमेंट आप कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें राष्ट्रपति का पूर्वानुमति जरूरी है। 2/3 बहुमत से आपको पता ही होगा, तो उसको बाद में दोस्तों कभी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अब डी की तरफ आते हैं। देखिए एक्सप्लेन, यहाँ पर देखिए तो दोस्तों D, एक्सप्लेन हाउ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने दोस्तों वही बताया है कि जिस तरह सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये सब लिख देना है दोस्तों। उस प्रकार दोस्तों जस्टिस 3 प्रकार का होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एंड दोस्तों जो होता है आपको पता है कि इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, वो भी लिखना है। और जो भी दोस्तों ये सब लिख करके बता देना है कि इस प्रकार से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है, ठीक है दोस्तों। क्या है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा आपको पता है कि एक पेज मिला रहता है दोस्तों, और ज़्यादा समय इसमें आप देंगे तो फिर आपका लॉन्ग छूट जाएगा, इसलिए जो मूल बात है दोस्तों वही लिखना है और आगे बढ़ना, ठीक है दोस्तों। देखिए अब में देखते हैं दोस्तों, डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। दोस्तों तो वही आपको पता है कि कास्ट देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न जो अनुवाद किया है, देखिए दोस्तों जिसने भी किया है, ये जातीय जनगणना दोस्तों नहीं है, ये जातीय सर्वे है। तो दोस्तों अब क्या कहिएगा, पेपर सेट जो अनुवाद करता है वो भी हम बोले दोस्तों कि उसको भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि जातीय जनगणना नहीं है, ये कास्ट सेंसस भी नहीं है, कास्ट सर्वे हुआ है। आपको पता है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया है, चूँकि मामला कोर्ट में भी गया था, तो कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट सर्वे है। तो यहाँ पर भी जो शब्द का जो चयन हुआ है, तो जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए था, जातीय सर्वे होना चाहिए था। खैर जो भी है दोस्तों, जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा उसका वर्णन कीजिए। दोस्तों मैंने लिख दिया है, पॉजिटिव निगेटिव जो मैंने उसको लिख दिया है, तो हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा का ये
भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में उसकी बदलती भूमिका पर चर्चा की। दोस्तों मैंने यही लिखा है और इसमें यही सब दिखा है दोस्तों कि आर्टिकल 74, 75 जो भी आर्टिकल है उसमें वही दिखाना है कि किस प्रकार जो है प्रधानमंत्री जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं और उनकी सलाह से दोस्तों राष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं। तो वही सब उसी आर्टिकल को लिखना था दोस्तों। बदलती भूमिका पर वही लिखेंगे दोस्तों, वही कि कुछ लोग आजकल आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है रबर स्टैंप हो चुका है, तो दोस्तों वही सब लिखना है, फिर उसको कंट्राडिक्ट करना, बोला नहीं ऐसा नहीं है, जो संवैधानिक की जो है व्यवस्था है उसी के अनुसार कार्य हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अंत में वही पॉजिटिव आपको कंक्लूड करना है दोस्तों। ये मैंने नहीं लिखा है तो ये तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया है क्वेश्चन। मैंने दूसरा का जो है ये दोस्तों ए लिखा था। ठीक है, उसी तरह दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए मैंने तीसरा का ये लिखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषता राष्ट्रीय हितों की पूर्ति दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषण कीजिए। तो आपको पता है कि कोलिशन जो पॉलिटिक्स है दोस्तों ये तो हर बार इंपॉर्टेंट रहा है, तो यही आया है, मैंने इसको लिखा है, ये नीचे वाला नहीं लिखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए सेक्शन 2 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ज्योग्राफी बेस ज़्यादा इस पर पूछ दिया दोस्तों। देखिए भारतीय पहला स्टार्ट हो गया कि भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि और विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। जो जानते हैं तो दोस्तों वही मैप बना दिए, दिखा दिए दोस्तों, आपको वो लिख देना है, वही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें दोस्तों बी में कह रहा है भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है, क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों मैंने बता दिया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक दोस्तों वही अक्षय ऊर्जा, एक परंपरागत ऊर्जा। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, सोलर एनर्जी ये सब जो होता है, कोल वगैरह दे दिया। क्या घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है दोस्तों, बोला कि मैंने लिखा है कि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भारत की आबादी बढ़ते जा रही है, अभी लगभग 142 करोड़ के आसपास है, तो जो घरेलू मांग है ऊर्जा को बढ़ती ही जा रही है। तो भारत के लिए लिखा है कि संभावित वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, वही फिर सोलर एनर्जी। फिर बिहार का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, फिर पैती कजरा, जो दरभंगा सुपौल में जो सोलर पावर प्लांट सब बन रहे हैं उसी का मैंने एग्जाम्पल दे दिया है पॉइंट वाइज, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं रहता है। वही दोस्तों देखिए तीसरा, भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। तो मैंने दोस्तों लिखा कि पर्यटन उद्योग जो है दोस्तों रोजगार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आपको पता है कि इसके चलते क्या होता है, होटल इंडस्ट्री, परिवहन इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री का दोस्तों विकास होता है, अवसरात्मक डेवलपमेंट होता है। उसके बाद मैंने दोस्तों बता दिया कि भारत सरकार का कौन कौन स्कीम चल रहा है, हृदय स्कीम जो होता है, अमृत स्कीम चल रहा है दोस्तों। और उसी तरह दोस्तों बिहार में मैंने बता दिया कि सीतामढ़ी में पुनर्धाम को विकसित किया जा रहा है दोस्तों, ये जहानाबाद में दोस्तों और गया में और इवन रोहतासगढ़ किला में दोस्तों रुपयों का निर्माण हो रहा है, मंदार पर्वत, इसको मैंने सारे बता दिया है। फिर दोस्तों मैंने इसमें राजगीर में भी लिखा है कि राजगीर में आपको पता है दोस्तों जू सफारी है, ग्लास ब्रिज है। तो दोस्तों इस प्रकार बिहार सरकार के साथ ही दोस्तों भारत सरकार जो है पर्यटन उद्योग के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो बहुत ही मैंने उसको अच्छे से लिखा। देखिए अब डी की तरफ दोस्तों जाते हैं कि बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए, तो इसकी सामाजिक आर्थिक दशाओं को स्तरों का टिप्पणी कीजिए। तो मैंने दोस्तों बता दिया कि शेड्यूल्ड जो कास्ट है दोस्तों लगभग 16% के आसपास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है 1% है। लेकिन ये तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार है, लेकिन मैंने अभी इसमें वर्णन किया कि चूंकि कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है उसमें दोस्तों को पता है कि लगभग कितने आरक्षण दे दिया गया, 2% शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया गया, तो लगभग 2% के आसपास ST की संख्या हो गई है दोस्तों, और SC की संख्या लगभग दोस्तों 18%। तो दोस्तों ये सब मैंने सब लिखा है, फिर बिहार का मैंने मैप बनाकर दिखा दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Divide India into major physiographic divisions and describe the region in the which the land of Bihar state is included। थोड़ा ज़्यादा ज्योग्राफी ओरिएंटेड है दोस्तों, तो मैंने जो भी आता था मैंने लिख दिया, मैप वगैरह बना दिया है बिहार का, उसमें दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पाँचवा का ये लिखा मैंने दोस्तों, ये बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन को किस प्रकार से कितने भागों में विभाजित किया गया है, यह साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना की। दोस्तों देखिए कई सवाल में लगभग 6-7 सवाल भर दिया गया है, तो मैंने इसको लिख दिया है जो भी दोस्तों आता था। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादा सवाल है आए हैं इस बार। उसके बाद दोस्तों 6 का देखिए ये इकोनॉमिक्स से है कि एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स मेजर एलिमेंट्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म इन कंटेस्ट टू इंडियन प्लानिंग। दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है। देखिए जो आपको 67 में आप देखेंगे कि पूरी तरह से एक बजट से सर्वे से सवाल पूछा गया था, लेकिन इस बार देखिए कोर इकोनॉमिक जो होता है दोस्तों उसे पूछा गया है, तो मैंने वही लिखा है। ज्योग्राफी वाला था तो मैंने नहीं लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन 3 की तरफ देखते हैं। सेक्शन 3 में दोस्तों साइंस टेक आता है। बहुत साइंस टेक में अच्छे सवाल आए थे दोस्तों, छोटे छोटे लेकिन बहुत अच्छे सवाल आए थे। देखिए
लिखा है कि आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। तो दोस्तों मैंने पूरा बता दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या फ़ायदा है, कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंप्यूटर, इन दोस्तों लगभग 6 या 7 जो ये सेक्शन है मैंने उसमें बता दिया कि क्या क्या यूज है, उदाहरण भी दे दिया है। जिसमें कंप्यूटर का अगर अर्थव्यवस्था में देखेंगे दोस्तों, ई कॉमर्स है, जिसे आपको पता है कि अमेजन वेबसाइट है, तो इससे आपको पता है कि ऑनलाइन खरीदारी हो रही है, आजकल डिजिटल अर्थव्यवस्था ग्रो कर रहा है, सब मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, और जहाँ तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोस्तों, तो ये आपको टेलीमेडिसिन मैंने सब एग्जाम्पल लिखा है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहाँ पर बी जो है, समुचित उदाहरणों के साथ टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना कीजिए, तो मैंने इसको भी दोस्तों अच्छा से लिखा है। दोस्तों सी देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार, दोस्तों उसको मैंने अच्छा से लिख दिया है। ठीक है। डी देखिए, डिस्कस द हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, दोस्तों तो आपको पता है ये पुराना सवाल है, बहुत तो पुराना हो गया, लेकिन फिर भी दोस्तों ये आ गया है। तो जो वैक्सीन के निर्माण में आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ था दोस्तों, डीएन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, तो मैंने सब लिखा है। फिर दोस्तों ये आपको पता है कि ये वेंटिलेटर बनाने में या ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने में, सब सारे तकनीक का दोस्तों यूज हुआ है, मास्क में बनाने में। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सब अलग अलग बना करके लिखा है कि आपको टेस्ट में जो है कोरोना टेस्ट, इस समय टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। तो इस प्रकार नई तकनीक ने हम लोग को किस प्रकार सहायता की मैंने लिख दिया दोस्तों। देखिए ई देखिए, सतत विकास में तकनीक की भूमिका पर एक नोट लिखिए दोस्तों। पहले मैंने सतत विकास को डिफाइन कर दिया है दोस्तों, जब कोई एक ट्रायंगल वाला होता है मैंने बना दिया है। देखिए सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट यहाँ बना दिया दोस्तों, आपको पता है ये जो फिगर बहुत अच्छा रहता है डिफिनीशन के बाद। उसके बाद मैंने अलग अलग दोस्तों लिखा है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है 2030 तक उसको प्राप्त करना है, और ये उसमें अलग अलग दोस्तों सभी मैंने कुछ प्रमुख जो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको मैंने लेकर टेक्नोलॉजी लिख दिया कि क्या उसकी भूमिका है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ये सवाल है, देखिए आप देखेंगे ये फिर से दोस्तों, ये जो आठ का मैंने दोस्तों ये वाला अटेम्प्ट सवाल लिया है, ये वाला दोस्तों, ये देखिए ये बी मैंने अटेम्प्ट लिया है। नैनो टेक्नोलॉजी हैव ए ह्यूज पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज इन आवर लाइफ, डिस्कस द इमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ। तो दोस्तों 67 में आया था दोस्तों, 67 में मैंने लिखा था, अच्छे नंबर पर मिले थे दोस्तों। और देखिए इसमें भी देखिए मैंने इसी को अटेम्प्ट लिया है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये वाला नहीं लिखा, इसका थोड़ा लिखा दोस्तों। इसमें लगभग मैंने 7-8 लगभग जो क्षेत्र मैंने बताया दोस्तों कि खाद्य सुरक्षा के, फूड पैकेजिंग के क्षेत्र में दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सब में मैंने पूरा लिखा है दोस्तों। वस्त्र इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल उसके क्षेत्र में इस तरह मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने दोस्तों बताया है, लिखा है, चूँकि सवाल ये है कि असीम संभावना है तो मैंने बता दिया है, एग्जाम्पल भी लिख दिया है। और लेकिन दोस्तों जो इसका अगला भाग था क्वेश्चन का, पूछा कि मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नए टेक्नोलॉजी को बढ़ते प्रयोग विवेचना कीजिए, तो मैंने इसमें 5 और 6 एग्जाम्पल देखा, जिसमें नैनो रोबोट, नैनो मेडिसिन, ये सब मैंने लिख करके बहुत अच्छे से दोस्तों इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों ये देखिए, इस प्रकार GS2 पेपर संपन्न हुआ दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कल जो है दोस्तों निबंध का पेपर है, इससे दूसरा भी पेपर होने के बाद उसको मैं समीक्षा करूंगा दोस्तों। ठीक है, तब तक दोस्तों अगर दोस्तों फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और जो मेरे बिस्टिया इस परिवार के दोस्तों सदस्य हैं तो कृपया जो है एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक ले जय हिंद।